ये संक्रमण से फैलता है। एक व्यक्ति को जब संक्रमण हो जाता है तो उसके जो ड्रॉपलेट होते हैं, जो मतलब थूक के कण होते हैं, उसमें ये बैक्टीरिया होता है। जब वो बात करता है या छींकता है जोर से, हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप खुली हवा में सैर करें, लंबी लंबी सांस लें, प्राणायाम करें, भ्रामरी करें, उससे आपके लंग्स मजबूत होते हैं। तो हम आपको कहते हैं कि आप इसमें काली मिर्च का प्रयोग करें, हल्दी का प्रयोग करें, मूली का प्रयोग करें। इन चीज़ों से आपका लीवर और चेस्ट दोनों ही प्रॉपर होते हैं। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस दुनिया की सबसे घातक संक्रामक बीमारियों में से एक है, जिससे प्रतिदिन 4000 से भी अधिक लोग मारे जाते हैं। WHO के अनुसार रोकथाम योग्य और इलाज योग्य बीमारी होने के बावजूद 2021 में अनुमानित 10.6 मिलियन लोग टीबी से बीमार भी हुए। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे अधिक टीबी के जो पेशेंट्स हैं वो एशिया में ही पाए जाते हैं और हर साल लोग इसकी चपेट में भी आते हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर अमित सिद्धू। स्वागत है आपका हमारे हेल्थ शो तंदुरुस्ताय-ए-नमा में। नमस्कार मैम, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, जैसा कि आज जो है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है, तो हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि ऑल ओवर अगर हम बात करें इसकी, तो लगभग कितने पेशेंट्स इसके होते हैं? मैम, अगर हम WHO की 2021 की और 22 की रिपोर्ट को देखते हैं तो वर्ल्ड में 10.6 मिलियन लोग जो है वो टीबी से ग्रसित होते हैं। उसमें से अकेले 1.5 मिलियन जो है भारत देश में ग्रसित होते हैं। और मैम, पूरी दुनिया का जो हाफ ऑफ द टीबी पेशेंट है वो एशिया में से निकलता है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जैसे अफ्रीका है, इनमें से निकलता है। यानी कि अगर 10.6 मान के चले तो कम से कम 5 बिलियन लोग इन 6 कंट्रीज में से निकलते हैं टीबी के। अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम की, इस बीमारी की, तो एक्चुअल में ये रोग है क्या? मैम, ट्यूबरकुलोसिस जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, ये जो है ये संक्रमण से फैलता है। एक व्यक्ति को जब संक्रमण हो जाता है तो उसके जो ड्रॉपलेट होते हैं, जो मतलब थूक के कण होते हैं, उसमें ये बैक्टीरिया होता है। जब वो बात करता है या छींकता है जोर से, तो वो ड्रॉपलेट्स जो है आप तक गिरते हैं और उसके थ्रू आपके चेस्ट में चला जाता है ये। बहुत से लोग इसको जो है छुआछूत की बीमारी भी कहते हैं, तो क्या ऐसा भी है? मैम, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये एक है तो संक्रमित डिजीज ही है, लेकिन ये किसी के छूने से नहीं फैलती। ये फैलती है उसकी ड्रॉपलेट से, इन्फेक्शन से। जैसे उसकी जब वो बहुत जोर जोर से सांस लेता है तो उसमें से उसके जो माइक्रोपोर्स हैं या ड्रॉपलेट्स हैं वो आप तक गिरते हैं और आप उसको इनहेल कर लेते हो, तब ये बीमारी आपको लगती है। कितनी तरह के ये ट्यूबरकुलोसिस होते हैं? मैम, ट्यूबरकुलोसिस बहुत तरीके की होती है। ट्यूबरकुलोसिस जो है ज़्यादातर चेस्ट की होती है, फिर उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस हड्डियों की होती है, ब्रेन की होती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ की होती है, और कई बार लोगों को गांठें पड़ जाती है, जिनको बोलते हैं ना गांठ की ट्यूबरकुलोसिस हो गई है, दैट इज लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस। यही कॉमन ट्यूबरकुलोसिस है जो ज़्यादातर पाई जाती है, और शरीर के किसी भी ऑर्गन में ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। रीढ़ की हड्डी की ट्यूबरकुलोसिस भी नोटिस की जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो बहुत बार कहा जाता है कि तंबाकू खाने से ये ज़्यादा फैलता है, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं। जो बहुत ऐसे छोटे एरिया के जो लोग होते हैं, वर्कर्स वगैरह होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। तो अगर सिविल हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ पे यही लोग ज़्यादा आते हैं, तो क्या उनको ज़्यादा डर रहता है इस बीमारी के होने का? मैम, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कंजेशन के कारण ज़्यादा फैलती है। जैसे आपने बात की एक लेबर क्लास की बात कर रहे हो, तो वो लोग कम स्थान पे ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे छोटे छोटे चौल बने हुए हैं, मोहल्ले हैं, जिनकी आबादी उनकी कैपेसिटी से डबल है, तो उसमें क्या है कि लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं और ज्यादा इन्फेक्शियस होते हैं। इसीलिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, चौल्स में टीबी के पेशेंट ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि एक आदमी इन्फेक्टेड हुआ, वो बीच में से 50 जगह से निकलेगा, कई जगह थूकेगा, कई जगह खांसी करेगा, तो जितने लोग उसके कांटेक्ट में आएंगे, उस सबके चांसेस बन जाएंगे कि वो इन्फेक्टेड हो जाए। अगर हम देखें कि अगर हमें खांसी आ रही है लगातार, वो काफ़ी हफ्तों तक चल रही है, उस केसेस में भी क्या ये बीमारी मतलब रोग पकड़ लेती है? मैम, जब किसी को ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसका जो पीरियड है, जो पल्मोनरी का पीरियड है, वो हम ये मानते हैं कि 15 से 20 दिन तक अगर खांसी परसिस्टेंट है, लेकिन उसमें भी ये चीज़ है कि कफ वाली होनी चाहिए। अगर कफ भी आ रहा है और 15 से 20 दिन ट्रीटमेंट के बाद आपको फीवर भी हो रहा है लगातार, तो हमें उसका स्पूटम की जांच करानी चाहिए। वो कई बार पॉजिटिव भी आ जाता है और कई बार नेगेटिव भी आता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो खांसी लंबा चिर तक चल रही है वो ट्यूबरकुलोसिस ही हो, वो वायरल के कारण भी हो सकती है और किसी और छाती के रोग के कारण भी हो सकती है। तो इसके लक्षणों की बात करें तो किस तरह के लक्षण जो है ज़्यादातर पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं? जी मैम, जैसे हम अगर छाती की टीबी की बात करें तो बेसिकली खांसी होती है मैम, लंबे टाइम तक रहती है,
उसके अलावा जो है वो टीबी के पेशेंट में जो है परसिस्टेंट जुकाम वो मिलता है, कफ मिलता है। उसके अलावा बुखार बहुत तेज होता है जो किसी तरीके की दवाई से भी ठीक नहीं होता। और उसके अलावा पेशेंट का वेट लॉस बहुत तेजी से होता है, पेशेंट को पेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जब भी ये सब लक्षण मिलते हैं तो हम पेशेंट की जांच करवाते हैं। उसमें जांच में भी 2 तरीके का क्राइटेरिया है। हम उसके मोन्टॉक्स का एक इंजेक्शन लगाया जाता है सबक्यूटेनियली, तो उसमें हम ये देखते हैं कि टीबी पॉजिटिव तो नहीं है। दूसरा होता है कि हम उसके बलगम की जांच करते हैं, जिसमें हम उस बलगम की जांच करने के बाद पता लगता है कि इसको छाती की टीबी तो नहीं है। लेकिन मैम अगर किसी को दिमाग की टीबी है, दिमाग में भी टीबी होती है, तो उसमें उस बंदे को चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग्स होती हैं, फिर उसके बाद उस बंदे को नींद नहीं आती, फिर बंदे का हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है कि हम रीढ़ की हड्डी से पानी निकालते हैं और उस पानी की जांच कराते हैं, या आजकल तो CT MRI है, CT MRI से भी पता लग जाता है कि उसमें कोई लीजन तो नहीं बन गया, कोई जख्म तो नहीं बना। फिर उस जख्म की जांच की जाती है कि कहीं वो ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है। आपने अभी एक दिमाग की बात करी, तो दिमाग से इसका क्या रिलेशन है? मैम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ट्यूबरक्लोसिस शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है और दिमाग की टीबी बहुत कॉमन है। तो जब वो दिमाग की टीबी होती है तो बंदे को कन्वर्जेंस भी हो सकते हैं। कन्वर्जन का मतलब होता है, जैसे हमारे यहाँ कह देते हैं ना कि इसको मिर्गी का दौरा पड़ गया, दौरा पड़ना शुरू हो जाता है, दैट इज कन्वर्जेंस। फिर चक्कर आते हैं, उल्टियाँ होती हैं, सिर दर्द रहता है, फिर बंदे को बड़ी बेचैनी रहती है। तो उसके केस में क्या होता है, हम दिमाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा MRI CT कराता है, उसमें उसको दिखता है कि यहाँ पे एक फोकल लीजन बन गया है, ठीक है जी। वो उस लीजन की जांच कराता है, रीढ़ की हड्डी से पानी निकालते हैं, उस पानी की जांच कराई जाती है, तो उससे हमें पता लगता है कि इसमें टीबी है कि नहीं। ओके। इसकी कोई पर्टिकुलर एज भी है कि हाँ इस एज में आके ये चीज होनी शुरू हो जाएगी? मैम एडल्ट्स के मुकाबले बच्चों में और बूढ़ों में ज्यादातर टीबी पाई जाती है, क्योंकि एडल्ट्स का इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, तो उनके केसेस कम होते हैं। ये नहीं है कि एडल्ट्स में नहीं होते, लेकिन कम होते हैं मैम। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसके गर्भ में जो बच्चा होता है, उसको भी हो सकती है ये प्रॉब्लम? बिल्कुल हो सकती है मैम। उसका क्या रीजंस होते हैं? अगर माँ को टीबी है, उसके बाप को टीबी है, तो बच्चे को भी ट्रांसफर हो सकती है। आपने पहले बताया कि बहुत से बॉडी पार्ट्स को ये इफेक्ट करती है। सबसे ज्यादा बॉडी पार्ट कौन सा इफेक्ट होता है? सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है मैम वो लंग्स हैं। लंग्स में बड़े बड़े फोके बन जाते हैं, यानी कि जख्म हो जाता है ट्यूबरकुलर के, जो दवाई के साथ हील हो जाते हैं और लंग्स ठीक हो जाते हैं। दूसरा हड्डियों की टीबी बहुत होती है और दिमाग की टीबी बहुत होती है। और चौथी जो होती है वो गांठ की टीबी, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, उसको लिम्फ नोड होते हैं जो हमारी बॉडी के, उनमें टीबी हो जाती है और उनमें सोजिश हो जाती है। फिर उसकी जांच के लिए उसमें से सिरिंज से पानी निकाल के उसको जांच की जाती है। गांठ की टीबी किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकती है? हाँ जी मैम, जहाँ भी बॉडी में लिम्फ नोड्स हैं ये कहीं भी हो सकती है। कहीं। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो आयुर्वेदिक में इसका किस तरीके से इलाज किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस को आयुर्वेद में क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। क्षय यानी कि क्षय हो जाना बॉडी का। क्षय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आयु का भी क्षय होता है। इसमें क्रांति यानी कि हमारी बॉडी का जो मतलब मेन ओज होता है उसका भी क्षय होता है। तो इसको सुकृश साध्य यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट में माना गया है। आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसमें हम रुदंती वगैरह देते हैं, हम उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी चाहता है कि उसे टीबी ना हो और चेस्ट बची रहे, तो आप हल्दी को रूटीन में अपनी डाइट में इंक्लूड करें और साथ में रोज रात को सोते समय गर्म दूध के साथ हल्दी लें। तो आयुर्वेदिक अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं इसमें टीबी में, तो इसके साथ कोई आप डाइट पे भी कोई चीज़ों का रोकते हैं कि हाँ ये चीज़ें नहीं खानी या ये चीज़ें ज़्यादा खानी है? मैम हम वो चीज़ों की मनाही करते हैं जो चेस्ट के लिए अच्छी नहीं है और आपके डाइजेशन के लिए प्रॉपर नहीं होती। क्योंकि जितनी भी आपने औषध लेनी है ये सारी औषध हमारे लीवर से फिल्टर होती है। तो हम आपको कहते हैं कि आप इसमें काली मिर्च का प्रयोग करें, हल्दी का प्रयोग करें, मूली का प्रयोग करें। इन चीज़ों से आपका लीवर और चेस्ट दोनों ही प्रॉपर होते हैं। दूसरा हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप खुली हवा में सैर करें, लंबी लंबी सांस लें, प्राणायाम करें, भ्रामरी करें, उससे आपके लंग्स मजबूत होते हैं। तीसरी चीज है आप मांसाहार अगर उस समय में छोड़ दें और हैवी खाना छोड़ दें, बाहर की चीजें छोड़ें, तो वो दवाइयां आपको सुपाच्य हो जाती हैं, इजीली पचती भी हैं और रिजल्ट भी देती हैं। हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज सर आप क्या देना चाहेंगे? मैम आयुर्वेद कहता है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनंच है, यानी कि स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और बीमार व्यक्ति का इलाज। तो आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति को पहले माना गया है। इसलिए मैं आपसे यही बेनती करूंगा कि आप आयुर्वेद की ऋतुचर्या और दिनचर्या का पालन करें, स्वस्थ खाएं, स्वच्छ खाएं और बीमारियों से दूर रहें। और अगर बीमारी हो जाती है तो आप आयुर्वेद अपनाएं और अपने रोगों को दूर भगाएं।
तो ये थे हमारे साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर अमित सिद्धू। इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के बारे में बहुत सी बातें हमसे साझा की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए बने रहे तंदुरुस्ताई नमा के साथ। नमस्कार। नमस्कार।